जैसे कि देख सकते हो कि मैंने आपको ओरेकल वर्चुअल मशीन कैसे डाउनलोड करना है, किस तरह से इंस्टॉल करना है, ये मैंने बता दिया। उसके पहले वीडियोस में आपको बताया था कि क्यों हम ये वर्चुअल मशीन के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। और जानिए, तो जितने भी हमारे कंप्यूटर होते हैं, जो भी हमारे कोई नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स होती है, तो हम एक वर्चुअल मशीन के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, फिर रियल में। लेकिन अगर आप पहले से ही कम्प्लीटली रेडी हो, तैयार हो, तो वर्चुअल मशीन के अंदर जो हम सेटिंग्स करते हैं वही सेम रियल में आपको परफॉर्म करनी है। ओके, इन सभी वीडियोस को, पिछले वीडियोस को जाकर देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और ओरेकल वर्चुअल मशीन जो हमने इंस्टॉल किया है पहले से ही, मैं ओपन कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये ओरेकल वर्चुअल मशीन है। मैं आपको इसका वर्ज़न भी बता देता हूँ। ये 6.0 भी मिलता है, 7.0 भी है। अभी लेटेस्ट आप हो सकता है कि चेंज हुआ हो, लेकिन अभी जो है आपके सामने ये वाला वर्चुअल मशीन है। इसको मैं जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्चुअल मशीन 7.0 आपके सामने में ये प्रो यहाँ पर देख सकते हो कि जेन्युइन सॉफ्टवेयर है। ओके, तो कहने का मतलब है कि जो भी आप सिस्टम यूज़ करते हो या टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहते हो, या फिर और का बच्चे, तो आपको पता होना चाहिए। फाइल हो गया, प्रेफरेंस हो गया, टूल्स वगैरह हो गए, इन सभी की मैं जानकारी दूंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट जितना देख सकते हो कि जितने भी वर्चुअल मशीन के अंदर जितने भी कनेक्टिव, मतलब कि जो भी आपका कम्युनिकेशन जो भी हमारा होगा वो भी हम बताएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है, कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हैं किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपको कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है, और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट की होगी, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको इथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर।
विंडो 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो उसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा है नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, आपको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑल का वर्चुअल मशीन एक हमें सेटअप मिलता है कि हम एक कोई भी विंडो 7, ये जैसे कि मेरी ओरिजिनल विंडो 10 है, लेकिन मैं अगर विंडो 7 चलना चाहता हूँ, विंडो 11 चलना चाहता हूँ, लिनक्स चलना चाहता हूँ, ऑरेकल वर्चुअल मशीन जो होती है वो हमारे हमारे पूरे सिस्टम्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो भी फिट होगी वर्चुअल मशीन के सॉफ्टवेयर के थ्रू उस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर, दो चीज़ें आपको ज़्यादा होनी चाहिए, एक प्रोसेसर बढ़िया होना चाहिए और दूसरी होनी चाहिए रैम। ओके, तो रैम मेरे सिस्टम्स के अंदर है और प्रोसेसर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया होना चाहिए। मिनिमम Core i5 होगा या Core i7 होगा तो वर्चुअल मशीन बेस्ट चलेगी, और रैम अच्छी होगी तभी। आप देख सकते हैं न्यू पर हमने क्लिक कर हम नया वर्चुअल मशीन बनाने जा रहे हैं यहाँ पर। तो हमें विंडोज सर्वर्स के लिए बनाना है, इंस्टॉलेशन करने के लिए बनाना है। तो एक विंडो ओपन हुई है, ये 4.0 5.0 में ऐसी विंडो नहीं होगी, लेकिन 7.0 में अभी ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको एक नाम दो, अपने सिस्टम की मशीन को चलाने के लिए नाम देना है। और यहाँ पर आपका जो भी
वर्चुअल मशीन जो स्टोर होता है वो यहाँ पर आपका होगा। तो ये जो है फ़ोल्डर हमारा वर्चुअल मशीन स्टोर करने के लिए, ये फाइल्स है कहाँ पर स्टोर होगा, सी के अंदर, यूज़र के अंदर स्काई का फोल्डर होगा, उसी के अंदर ये वर्चुअल बॉक्स का सॉफ्ट फाइल होगा। तो ये वर्चुअल मशीन का फाइल आईएसओ इमेज मैंने कह दी थी, आईएसओ इमेज क्या होता है, आईएसओ सिस्टम्स क्या होता है। ओके, तो ये चीज़ आपको ऑलमोस्ट जो है परफेक्ट तरीके से यहाँ पर सेटअप करनी है। और फिर यहाँ पर टैब होती है कि IBM मैक ओएस या माइक्रोसॉफ्ट लिनक्स जितने भी हैं आपके टाइप्स यहाँ पर ही इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल जाए। तो विंडोज सर्वर 2008 या 64 बिट ये जितने भी हो आपके सामने देख सकते हो। मैक ओएस है तो मैक ओएस को भी सपोर्ट करता है। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और आप विंडोज़ वर्जन 8 लिस्ट जो भी, तो हमारा विंडोज सर्वर वर्जन 8 यूज़ कर रहे हैं तो मैं यही आर्किटेक्चर लूँगा। दूसरा भी एक सॉफ्टवेयर आता है VMware सॉफ्टवेयर, ओके, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी हम ओरेकल वर्चुअल मशीन के बारे में समझेंगे। VMware में क्यों यूज़ नहीं करता वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप ध्यान से देखिए कि ओरेकल वर्चुअल मशीन जो ये सॉफ्टवेयर है ये हमें बेहतर ऑलमोस्ट जितनी भी बेसिक और इम्पोर्टेंट सेटिंग्स होती है वो हमें दे देता है। अब आगे देखते हैं कि अनअटैच्ड, यहाँ पर देख सकते हमने ये सेटिंग्स कर ली। अब अनअटैच्ड इंस्टॉल क्या होता है, पहले तो हम नाम दे देते हैं। तो ये हम सर्वर 1 लिखेंगे और कौन सा सर्वर हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं 2008, ओके, रिलीज 2, ओके, ये चीज़ आपके सामने है। अब ये चीज़ हो गया। अब हम आगे नेक्स्ट करके आगे नेक्स्ट सिस्टम्स के अंदर जा देंगे। तो क्या हम देखेंगे, तो ISO इमेज है यहाँ पर, ओके। अब ISO इमेज आप डायरेक्टली इंस्टॉल भी ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगा और मैं 2008 ही आर्किटेक्चर लूँगा। यहाँ पर 64 बिट का। तो ये सारा कुछ आपके सामने। अब अनअटैच्ड इंस्टॉल जो होता है ये एक ऐसी विंडो से रेडीमेड कि अगर आपको यूज़र नेम पासवर्ड नहीं डालना है जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद, तो वो सब कुछ ऑटोमेटिकली ले ले। तो आपको यहाँ से फिलअप करना, यूज़र ID पासवर्ड डालना है, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ जो है वो सेटअप कर लेता है। लेकिन हम नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि हमें जो है मैन्युअली सभी कुछ करना होता है, ओके। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पर करनी है, कौन सी गलती नहीं करनी है। ISO वगैरह जो होती है, ISO फाइल मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है। जैसे थे ये जितने भी ISO सिस्टम्स है, यहाँ पर विंडोज सर्वर वर्जन 8 रिलीज 2 है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे थे कि ये जो है यूज़र ID और पासवर्ड वगैरह जो है मुझे एक्टिव बता रहा है यहाँ पर, ओके। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने ISO फाइल रखी हुई है इस वजह से। तो इसको हटाना है, गेस्ट भी डाल सकते हो, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं स्किप करना है तो स्किप कर देगा, ओके। तो मैं स्किप कर दूँगा तो वो जो है नहीं यूज़ हो पाएगा। तो ऑलमोस्ट जितने भी आपके सामने ISO फाइल या ISO सिस्टम्स वगैरह जो है वो आप रख सकते हो। निकालना चाहते हो तो निकाल भी सकते हो, ये डिपेंड होता है कि आपके ऊपर। लेकिन मैं नहीं रखूँगा ISO इमेज फाइल, ओके। और हम कुछ और अलग से हम रख लेते हैं, ओके, इस तरह से। और जब ये ऑन होगा तो हम ISO फाइल मांगेगा। अब मेन चीज़ है हार्डवेयर। तो हमारा जो रैम, जो मैंने कहा था कि रैम बढ़िया होनी चाहिए और प्रोसेसर आपका अच्छा होना चाहिए। मिनिमम ये 16 GB तक ये जो है सपोर्ट करता है। और CPU की सपोर्ट वो हमारा ओरेकल वर्चुअल मशीन होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो कि मैं जो है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से, ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओके। और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा रैम लेती है, ज़्यादा रैम खाती है, ओके, ज़्यादा रैम यूज़ करती है। तो कहने का मतलब कि अभी तो हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन जैसे जैसे रोल या फीचर हम ऐड करेंगे तो और रैम का यूज़ करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर आपको मैं ले लेता हूँ जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होती है उसकी रैम बहुत इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में लेकर रहनी है, क्योंकि और भी बहुत सारी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमें यूज़ करनी है। तो उस हिसाब से हमारा सर्वर को भी जो है रैम देनी होती है, ट्रांसफ़र करनी होती है, ओके। जैसे कि विंडोज 7 भी हमें यूज़ करना होगा जब हम आगे यूज़ करेंगे। तो पहले से ही जो है रैम अच्छी तरह से आप डिवाइड कर लो वर्चुअल मशीन के अंदर। अब रियलिटी में क्या होता है मैंने आपको बताया था, रियल एक्चुअली सर्वर में मिनिमम आपको जो है
आप 128 GB की रैम रखो, या तो फिर हो सके तो और ज़्यादा अच्छी तरह से रैम रखो। ओके, लेकिन ये सॉफ्टवेयर है, ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम बता। ऑप्स पीपीयू की बात करते, प्रोसेसर की बात करते, तो मैं ऑलमोस्ट इसको 4 पर रखूँगा। ओके, कोर i4। तो ये चीज़ आपको मिलता है। और फिर आप यहाँ पर देखोगे तो ये चीज़ देख सकते हो कि आपके सामने ये वर्चुअल हार्ड डिस्क है। ओके, जिसको वर्चुअल हार्ड डिस्क के सिस्टम से हम बोल लेते हैं। तो वीडियो ये देख सकते हो। ओके, अब वर्चुअल डिस्क इमेज, वर्चुअल हार्ड डिस्क इमेज, ये यहाँ पर देख सकते हो। ये पर क्लिक करोगे तो ये लोकेशन बता देता है। मैं लोकेशन पर जा रहा हूँ, लोकेशन बता रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये पार्टीशन से कौन से पार्टीशन में जाना है, तो यहाँ पर मैं अपने पार्टीशन सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं उस लोकेशन पर जाऊँगा। मुझे पार्टीशन सी के अंदर इंस्टॉल नहीं करना है, मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्ड डिस्क। तो ये हार्ड डिस्क जो होती है वो वर्चुअल मशीन की हार्ड डिस्क है। ओके, और रियल में हार्ड डिस्क मैंने आपको कही थी कि मिनिमम 1 TB के आपके कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होनी चाहिए। ओके, सर्वर्स के अंदर। तो यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा। ओके, और फोल्डर बनाने के बाद आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है सर्वर हम ये वर्चुअल हार्ड डिस्क है। ओके, लेकिन रियल में जो मैंने आपको कहा था कि 1 TB तो कम से कम होनी चाहिए। ओके, क्योंकि फ्यूचर जैसे जैसे डालने जाओगे, जैसे जैसे यूज़ करोगे, और पार्टीशन आपको 500 GB तो होना ही चाहिए। अब यहाँ पर वर्चुअल हार्ड डिस्क हम सेलेक्ट करेंगे। तो वर्चुअल हार्ड डिस्क हम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर 52 GB या 42 GB कुछ भी ले सकता हूँ। लेकिन रियल आप जो सर्वर यूज़ कर रहे हो या सर्वर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, अगर आप विंडोज़ वर्जन 8 यूज़ करते हो 500 GB, या वर्जन 12 यूज़ करते हो 500 GB होनी चाहिए बाकी, क्योंकि फीचर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं इसके अंदर। उस तरह से जो है उसकी प्रोसेस और लेवल्स भी अलग अलग होते हैं। मेरे सामने जैसे देखिए वर्चुअल मशीन जो है वो रेडी होकर तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जितने भी सेटिंग्स है, जैसे कि सिस्टम्स वगैरह हो गया, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर यूएसबी वगैरह जो देख सकते हो वो अपने आप उसने ले लिया है। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग हमें नहीं चाहिए, हमें खुद अपना ऑन, ये हमने सेटिंग नेम दिया था, हमने कुछ रैम दिया था। ओके, रैम हमने दिया था, लेकिन फ्लॉपी ऑप्टिकल डिस्प्ले की थोड़ी बहुत सेटिंग्स हमें करनी पड़ेगी। तो ये जो है हमें काफ़ी इंपॉर्टेंस हमारे लिए होती है। ओके, ऑडियो वगैरह हो गया। ओके, तो ऑडियो के अंदर आप देख सकते हो नेटवर्क वगैरह, नेटवर्क इम्पोर्टेंट है। ओके, तो सेटिंग्स पर जाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हो सेटिंग का ऑप्शन नहीं था, लेकिन जैसे वर्चुअल मशीन बनी तो सेटिंग्स का ऑप्शन आ गया। अभी ये हमारा विंडो ओपन हुआ। बेहतर तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे ही हमारा जो तो ये सेटिंग्स किसका है, सॉफ्टवेयर का सेटिंग नहीं है, ये वर्चुअल मशीन का सेटिंग्स है जो वर्चुअल मशीन हमने बनाया है। तो जर्नल में आप देख सकते हो, तो मेन हमारा सर्वर का नेम हो गया। एडवांस में जाते हैं तो एडवांस का आपका ये जो कहाँ पर सर्वर स्टोर होता है वो हो गया। होस्ट टू गेस्ट, गेस्ट टू होस्ट, जो अभी है ये सब के थे होस्ट। ओके, गेस्ट क्या होता है, गेस्ट वो होता है जिसके अंदर हम उसके अंदर से हम कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम सेटअप करते हैं। ओके, तो यहाँ पर सिस्टम्स हो गया। अब सिस्टम के अंदर 4 प्रोसेसर और भी बहुत सारे एक्सेलेरेटर वगैरह जो है आप ले सकते हो। तो ये जो है अभी कुछ भी चेंज मत करना। ओके, इसके अंदर अगर आप चाहते हो कि विंडो 10 हो गया, विंडो 8.1 हो गया, तो ये जो है आपको ज़रूरत पड़े तभी ये सेटिंग्स ऑन करना। ओके, ये पीएसएल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए खास तरह के जो 2S2 करके जो वर्जन होता है विंडोज़ का, उसके लिए। डिस्प्ले के लिए हमारा मेन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डिस्प्ले जो होता है वो इसकी वीडियो मेमोरी होती है, वीडियो जो हमारी डिस्प्ले होती है। तो 84 या 86 रख सकते हो। मैं ऑलमोस्ट जितने भी होता है वो मैं हाफ रखता हूँ, क्योंकि दूसरे भी हमारे जो वर्चुअल मशीन हमारे बनेंगे। स्टोरेज वगैरह हो गया, यहाँ पर हार्ड डिस्क वगैरह हो गया, मैंने आपको कहा था। ओके, तो ये चीज़ हमारा ये हुआ। ओके, अभी हमें नेटवर्क के बारे में समझना है, नेटवर्क के सिस्टम्स के बारे में हमें समझना है। तो उसके लिए थोड़ा बहुत आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी ज़रूरी है। ओके, तो जैसे कि आप भी यहाँ पर हमने ये डिस्प्ले सेटिंग्स वगैरह कर लिया, वर्चुअल बॉक्स वगैरह कर लिया, तो फिर से सेटिंग्स ओपन करूँगा और सीधा हम जाएंगे
स्टोरेज के ऊपर देखो, स्टोरेज के अंदर हमने हार्ड डिस्क रखी हुई है ओके 50 GB की, लेकिन रियल सर्वर के अंदर आपको 500 GB की हार्ड डिस्क रख, मतलब कि 1 TB की हार्ड डिस्क रखनी। 500 GB की जो है आज के टाइम के अंदर कोई इम्पोर्टेंट वैल्यूबल और यू कहे कि यूजेबल, और इसको जो भी है इसको भी हॉट स्वैपेबल रखना ज़रूरी है ओके, हॉट प्लगेबल या हॉट, और हो सके तो SSD रखिए ओके, SSD रखिए उसको। अब यहाँ पर जैसे थे कि मेरे सामने ये चीज़ हो गई। दूसरी ये जो है CD DVD है ओके, CD DVD आप रख सकते हो, लाइव CD DVD रखना तो लाइव CD DVD रख सकते हो, डिपेंड करता है आप किस तरह से सेटअप करते हो ओके, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है ओके। ऑडियो हमने वही डिफ़ॉल्ट रखना है जो ये सॉफ्टवेयर। अब नेटवर्क हमारा ये मेन सिस्टम्स है। देखिए नेटवर्क जो है हमारा सर्वर का मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ व्यू है। तो हमें एडेप्टर मिलता है। एडेप्टर मैंने आपको कहा था कि एडेप्टर क्या होता है। ये एडेप्टर का मतलब होता है कि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड एडेप्टर है ओके। सॉफ्टवेयर बेस्ड एडेप्टर का मतलब हम जो फिज़िकल एडेप्टर यूज़ करते हैं, ये फिज़िकल हम नेटवर्क का PCI कार्ड यूज़ करते हैं तो होता है फिज़िकल। अब ये जो है ये जो है ये सॉफ्टवेयर बेस्ड नेटवर्क एडेप्टर है। मुझे एक RJ45 ईथरनेट टेक्नोलॉजी का पोर्ट चाहिए तो मैं ये इसको यूज़ करूँगा ओके। इसको कहते हैं नेटवर्क एडेप्टर। रियल हमारे सर्वर जो होते हैं, रियल सर्वर मतलब कि कौन से ऐसे सर्वर जिस सर्वर के अंदर, जिस सिस्टम्स के अंदर हमारा मिनिमम 2 पोर्ट तो सर्वर के अंदर होते ही है, किसी के अंदर 4 ईथरनेट पोर्ट होते हैं, लेकिन आप चाहते हो कि उस सर्वर्स के अंदर या उस सर्वर के सिस्टम्स के अंदर या फिर ऐसे सिस्टम्स के अंदर जिसके अंदर आपका सर्वर जो होता है या सर्वर लेवल्स होता है या फिर एडेप्टर्स होते हैं, तो ईथरनेट के 4 पोर्ट आपको दिखाई देंगे, लेकिन आप उस फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम यूज़ करते हैं, फाइबर हम लगाते हैं कोई ऐसे पी पोर्ट या फिर हमारा फाइबर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो वो भी गीगाबिट ईथरनेट हुआ ओके। तो ईथरनेट पोर्ट और गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट दोनों में फ़र्क है ओके। तो गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट का मतलब होता है कि वो फाइबर ऑप्टिकल हुआ, तो ये जो होते हैं वो काफ़ी फास्ट होते हैं, इम्प्रूवमेंट हमारे नेटवर्क के अंदर होते हैं ओके, और वो बहुत हमारे सिस्टम्स के अंदर हमारे यूज़फुल होते हैं ओके। तो यहाँ पर इनेबल नेटवर्क एडेप्टर आप देख सकते हो। अब NAT में क्या देख सकते हो, तो ये देख सकते हो कि NAT क्या है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। ये मैं आपको बताऊंगा कब हमें ज़रूरत है एक ऐसे सॉफ्टवेयर की, ऐसे प्रोग्राम की, नेटवर्क की जो स्विच की तरह काम करे ओके। तो स्विच क्या होती है आपको समझा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर स्विच का मतलब होता है कि ये सॉफ्टवेयर खुद ही हमें एक फैसिलिटीज देता है कि अगर मैं जैसे कि एक और नया वर्चुअल मशीन बना देता हूँ, Windows 7 लिख देता हूँ ओके। मैंने Windows 7 लिखा ओके, Windows 7 लिखा और मैंने जो है हार्डवेयर वगैरह कुछ भी नहीं करता, सिर्फ Windows 7 दे सकते हो। अब इन दोनों के बीच में मुझे कम्युनिकेशन करवाना है Windows 7 और सर्वर का, लेकिन बाहर का कोई भी मुझे जो है वो एक्सेस करना नहीं चाहिए, मुझे कोई भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो दोनों के बीच में क्या होगा, कम्युनिकेशन करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, तो यही चीज़ हमें होती है स्विच, एक तरह की स्विच। तो एक तरह की स्विच का काम कौन करेगा, इंटरनल नेटवर्क, ये ऑप्शन हमें करता है। तो इंटरनल नेटवर्क आपको समझ देना चाहता हूँ कि एक अगर हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसके अंदर एक ये सेलेक्ट किया और हमने लिखा कि इंटरनल स्विच, इंटरनल स्विच हमने लिखा, और इंटरनल स्विच कौन बनाता है, हमारा ओरेकल वर्चुअल मशीन सिस्टम्स ओके। ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और हमने एक ही एडेप्टर, एक ही पोर्ट हमने ईथरनेट का यूज़ किया है ओके। ये जैसे आप देख सकते हो, ये प्रैक्टिस के लिए सिर्फ, फिर से कह रहा हूँ, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। रियल में आपको जो है केबल कनेक्शन करना होगा और स्विच जो आपकी मेन मास्टर स्विच होगी वहाँ पर आपको केबल कनेक्शन करना है ओके। स्विच को ऑन करना है, सर्वर को ऑन करना है, इस तरह से होता है ओके। रियल में कैसे होगा मैं आगे जाके बताऊंगा ओके। एडेप्टर 2 की हम बात करें तो मैंने कहा था कि अगर दूसरा आपको ईथरनेट पोर्ट चाहिए
तीसरा चाहिए 4 हमारा कनेक्शन करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। ओके, तो अगर पहला मैंने आपको इंटरनेट रखा, दूसरा हमने रखा ओके, उसको भी मैं जो है यहाँ पर इंटरनल नेटवर्क पर रखता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इसको भी इंटरनल स्विच के अंदर रखना चाहता हूँ, तो ये हो गया। ओके, मैंने दो जो है RJ45 ईथरनेट की टेक्नोलॉजी की हमने कनेक्शन ले लिए। अब हम आगे यहाँ पर आते हैं विंडोज़ 7 के अंदर। तो विंडोज़ 7 जो होता है उसके अंदर सेटिंग्स में जाएंगे हम। जैसे मैं सेटिंग्स ओपन करता हूँ और नेटवर्क में जाऊँगा तो देख सकते हो मैं फिर से वही ऑप्शन लूँगा, इंटरनल नेटवर्क। अब वो देख सकते कि इंटरनल स्विच वो ऑटोमेटिकली मुझे दे रहा है। ओके, तो ये जो होता है सॉफ्टवेयर खुद हमें एक जो है एक यूँ कहे कि ये जो सॉफ्टवेयर हमें खुद ही दे रहा है कि आप एक स्विच बनाओ। ओके, तो ये प्रैक्टिस के लिए हमारा जो है वर्चुअल मशीन हमें देता है। ओके, हम क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पर जाएंगे ओके, और नेटवर्क पर जाएंगे, एडवांस पर देख सकते हो कि वही सेम चीज़ जो है आपको जो भी रखना है मैक एड्रेस। तो मैंने कहा था कि हमारा ईथरनेट हो फाइबर ऑप्टिकल हो तो मैक एड्रेस हमेशा नेटवर्क कनेक्शन के लिए ही यूज़ होता है। ओके, तो ये चीज़ आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट में आपको देख सकते हो और भी सारी चीज़ें, सीरियल पोर्ट आप देख सकते हो, सीरियल पोर्ट भी आप अपने कंप्यूटर के अंदर लगाना तो लगा सकते हो। ओके, ज़रूरी नहीं मुझे यहाँ पर मैं USB लगाऊंगा, एक USB में ज़रूरी है क्योंकि कोई भी हम USB लगा सकते हैं। ये इस तरह से नहीं फ़िल्टर वगैरह लगाया हमने, ये भी आपको देखने को मिल जाए। शेयर फोल्डर करना चाहते हो इस सर्वर्स के अंदर कोई फोल्डर शेयर करना चाहता हो क्या तो आप कर सकते हैं। यूज़र का इंटरफेस, अब आपका यूज़र किस तरह से दिखाई देना चाहिए तो ये जो आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाता है। इसमें मशीन हो गया, व्यू हो गया, किस तरह से रखना चाहते हो तो वो भी आप रख सकते हो। ओके, अब मैंने यहाँ पर देख सकते हो कि USB हो गया। ओके, और हमने फोल्डर वगैरह हमने रख दिया। ये जो है हमारा सर्वर जो है अब रेडी है। तो रियल एक्चुअली में हमारा जो सर्वर्स होते हैं अब क्या होता है देखिए, रियल एक्चुअली सर्वर्स के अंदर पहला आपका सर्वर का हार्डवेयर का कनेक्शन कंप्लीट हो गया, उसका मदरबोर्ड कंप्लीट आपका हो गया। साथ ही आपको जो है जो भी सेटिंग्स आपकी स्विच के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करनी थी, कैटलिस्ट स्विच बनानी है या फिर कैटलिस्ट स्विच क्या होती है, मैंने आपको स्टैक नेटवर्किंग बताई थी, स्टैक नेटवर्किंग क्या होती है वो जाकर वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ऑलमोस्ट जितने भी है वो चीज़ें मैंने आपको नेटवर्क की प्लेलिस्ट के अंदर बता दिया था। सर्वर आप यूज़ कर रहे हो, सर्वर टेक्नोलॉजी बना रहे हो या सर्वर सिस्टम्स बना रहे हो तो उसके अंदर आपको मेन इम्पोर्टेंट ये समझना होगा कि सर्वर जो होते हैं वो पहले नेटवर्क को मांगते हैं, मतलब कि नेटवर्क की उनकी पहले डिमांड होती है। ओके, जब हम इंस्टॉल करेंगे तो हमारा नेटवर्क हमारा होता है। इस कारण हम जो है 2 एडेप्टर रखे हुए हैं यहाँ पर, तो ये कनेक्शन इसके साथ जुड़ा हुआ है। ओके, जैसे तो मतलब कि यहाँ पर ये जो सर्वर का एक प्रोटोकॉल इसके अंदर प्रोग्राम होता है जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। ओके, अब रियल में सर्वर जो होते हैं हम कैसे करेंगे, अपने फाइबर के SFP फाइबर लगाए या फिर ईथरनेट लगाया, केबल कनेक्ट करना है और वही केबल जो है स्विच के किसी भी पोर्ट के अंदर या पोर्ट नंबर 1 2 3 इसके अंदर लगा देना है। दूसरा जो होगा केबल वो भी 2 पोर्ट दूसरा लगाना, या फिर सिंगल पर आपको लगाना है तो सिंगल लगा सकते हो, फिर बाद में दूसरा आप एक और कनेक्शन लगा सकते हो, सेटअप कर सकते हो। डिपेंड होता है किसके ऊपर करना होता है आपके। ओके, तो मैंने ये चीज़ लगा ली। अब आगे हम देखते हैं कि अगर सर्वर जो होते हैं वो मैंने कहा था कि बायोस वगैरह सेटिंग्स कर लेनी है। ओके, अब हार्ड डिस्क लेने हैं आपको। ओके, सर्वर को ऑन नहीं करना है, हार्ड डिस्क लेनी है 500 GB, तो मिनिमम आपकी पहला C पार्टीशन होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्टीशन होगा। मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्टीशन किससे कहते हैं, तो विंडोज 7 की बेसिक में चले जाओ। मैं अपने कंप्यूटर के अंदर बताऊँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये जो कोई भी कंप्यूटर कोई भी XYZ उसका पार्टीशन C जिसके ऊपर विंडो का निशान है, ये हमारा जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का डेटा होता है वो यहाँ पर होता है। तो एक्जैक्टली कौन कौन सा डेटा है, तो पहला होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का डेटा, दूसरा हमारा ड्राइवर का डेटा, तीसरा हमारा जो भी हमारा ये डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट डाउनलोड वगैरह जो इसी के अंदर होता है, यूज़र की फाइल्स वगैरह होता है,
जो भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट आपने सॉफ्टवेयर के अंदर देखा होगा कि पार्टीशन से ही वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। तो अगर वो रखा है तो वो जो है यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो 32 बिट के सॉफ्टवेयर जो होंगे वो यहाँ पर इंस्टॉल होंगे, 64 बिट के सॉफ्टवेयर होंगे वो यहाँ पर इंस्टॉल होते होंगे, यूज़र की फाइल यूज़र्स में होगी। और विंडोज़ का मतलब होता है पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आप जैसे राइट क्लिक करता हूँ प्रॉपर्टीज में जाता हूँ तो कितनी GB वो दे सकती है वो कैलकुलेटिंग करके वो निकालता है। ओके, ऑलमोस्ट जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो उसका कोई मेन जनरल मास्टर हमारा पार्टीशन होता है। ओके, मेन पार्टीशन होता है मेन, ओके, कि यही पार्टीशन से हमारा सर्वर चलता है, प्रोग्राम चलते, सॉफ्टवेयर चलते, हम जो भी फाइल्स प्रोग्राम जो भी करते हैं वो यहीं पर ही होता है। ओके, तो ये जो है ये सिंपल हमारा पार्टीशन नहीं, ये ऐसा पार्टीशन होता है जिससे इसके अंदर थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है या थोड़ी सी भी फाइल जो है डिलीट होती है या फिर करप्ट होती है तो पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है करप्ट होना शुरू हो जाती है। कहने का मतलब है कि पार्टीशन जो होती है वो कोई नॉर्मल या पार्टीशन नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टीशन होता है। ओके, तो इस वजह से अगर आप ध्यान से देखोगे अगर आप सर्वर यूज़ करते हो तो इस पार्टीशन की साइज़ नहीं सकते, अभी मैंने कितनी रखी हुई है, ये मेरी पार्टीशन की साइज़ 51 GB है, मतलब कि टोटल जो साइज़ जो कैपेसिटी जो 57 GB है। लेकिन यहाँ पर पार्टीशन जो आप सर्वर यूज़ करते हो यहाँ पर 500 GB की होनी ही चाहिए मिनिमम। ओके, क्योंकि अगर फ्यूचर में आप विंडोज सर्वर 2012 यूज़ करोगे तो उसके अंदर ऐप्स वगैरह जो होती है या फिर आप फ्यूचर में 2016 यूज़ करना चाहते हो तो इसके अंदर भी फीचर्स नए आगे होते हैं, तो वो पार्टीशन जो होता है वो डिमांड करता है कि आपको और साइज़ लेनी होगी। ओके, क्योंकि जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होकर आगे बढ़ती है तो वो जो है प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इस वजह से जो है हम ये सिस्टम यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये ओरेकल वर्चुअल मशीन के अंदर मैंने आपको एक 15 GB मैंने क्यों रखी हुई क्योंकि आपको पता चले कि कोई भी डेटा हो या कोई भी कम्युनिकेशन हो कोई भी सिस्टम्स हो, हमारा मेन इम्पोर्टेंट डेटा ये होता है कि जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद वहीं से जो असली जो है रियल ऑपरेटिंग सिस्टम का काम शुरू होता है। ओके, तो इंस्टॉलेशन करने के बाद फिर वो क्या क्या चीज़ें हमें ऐड करनी होती है वो हमारे लिस्ट के हिसाब से होती है। तो एक्टिव डायरेक्टरी तो आपको एंटर करनी ही पड़ेगी। फिर दूसरा आप कौन सा सर्वर बनना चाहते हो कि कोई कहेगा डेटा सेंटर्स बनाना है, कोई आपकी डिमांड होगी FTP सर्वर बनाना है, कोई आपको DHCP तो होगा ही, लेकिन पहले से ही आपका नया प्राइमरी सर्वर है तो आपको देखना ज़रूरी होता है कि ये किस तरह से होता है। ओके, तो मैंने सभी वीडियोस के अंदर जो कितने टाइप के सर्वर्स होते हैं ये सब कुछ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ओके, और ये सभी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हार्ड डिस्क जो होती है हार्ड डिस्क के अंदर मैंने कहा था कि मिनिमम 500 GB की आपकी पार्टीशन होती है, तो हार्ड डिस्क कितनी होनी चाहिए तो मिनिमम 1 TB की होनी चाहिए। ऐसी 2 हार्ड डिस्क आपके पास होनी चाहिए सर्वर के अंदर। पहली बार सर्वर बना रहे या पहली बार सर्वर यूज़ कर रहे तो 1 TB की 2 हार्ड डिस्क अलग अलग होनी चाहिए और दोनों एक ही कंपनी की होनी चाहिए। ओके, एक ही RPM की होनी चाहिए, एक ही कंपनी की होनी। जैसे कि मैं ले लेता हूँ कि आप देखा होगा कि ऑलमोस्ट जितनी भी हमारे सर्वर्स जो होते हैं वो 3 तरह के ज़्यादा पॉपुलर हार्ड डिस्क, एक Seagate है, एक HP है और तीसरी है सैमसंग। तो अगर सैमसंग लेते हो, सैमसंग की 1 TB की हार्ड डिस्क है, SSD है और उसकी जनरेशन वगैरह जो होती है वो सेम दोनों एक ही रखनी है। ये एक डेडिकेटेड जब हम सर्वर बनाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर एक मेन सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की एक हार्ड डिस्क जो ख़राब हो जाती है तो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा डेटा जो क्लोनिंग होता है वो दूसरे हार्ड डिस्क पे लेना ज़रूरी होता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाई चांस ही होता है, 99% में से बाई चांस ही होती है कि दोनों हार्ड डिस्क एक साथ जो है ख़राब हो जाती है। ओके, अगर ऐसा ना करोगे तो क्या होगा, वो डेटा जो है पूरा क्रैश हो जाएगा। तो ऐसे में होता क्या है कि वो डेटा क्रैश हो गया तो फिर से पूरा जो है सर्वर बनाना, एक्टिव डायरेक्टरी बनानी होगी, बहुत कुछ, फिर आपका डेटा जो है लॉस में चले जाओगे। ऐसा ना हो इसलिए वजह से ही हम जो है बैकअप हार्ड डिस्क रखते हैं।
दूसरा हम रखते हैं RODC सर्वर। ओके, RODC सर्वर जो है वो जो भी हम करेंगे, चेंजिंग करेंगे, वो सर्वर्स के अंदर हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता रहता है। ओके, कॉपी उसकी बनती रहती है उस सर्वर्स के अंदर। सिर्फ सर्वर की सेटिंग्स के साथ साथ सर्वर की यूज़र फाइल्स वगैरह जो होती है वही वो जो है RODC सर्वर्स के अंदर होती है। तो RODC सर्वर बनाते तो इसके अंदर मिनिमम 2 टेराबाइट की आपको हार्ड डिस्क रखनी चाहिए मिनिमम। ऐसे में होता क्या है कि जब भी हम कोई सर्वर्स बनाते हैं या सर्वर के सिस्टम्स बनाते हैं, आपके पास बजट है तो अच्छा, तो मैं कहूँगा कि आप 4 टेराबाइट की 2 हार्ड डिस्क ले लीजिए। ओके, RODC और बैकअप सर्वर्स के अंदर। और हो सके तो उस सिस्टम्स के अंदर आपको वार्निंग लेवल भी सेटअप करना होता है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि SSD या फिर हमारी कोई साटा हम यूज़ करते हैं जो मैकेनिकल टाइप की हमारी SSD होती है, तो ऐसे हार्ड डिस्क के अंदर एक वार्निंग साइट होती है। जो हमारे हार्ड डिस्क अगर फेल होने की तैयारी या फेल हो चुकी होती है तो उसकी जो ट्रे होती है, हार्ड डिस्क जो ट्रे होती है, उसके ऊपर लाइट जो है चेंज हो जाती है या फिर वो ब्लिंक करने लगती है। कुछ सर्वर्स के अंदर रेड लाइट होती है, तो कुछ सर्वर के अंदर जो होती है ऑरेंज लाइट जलने लगती है। तो ये क्या होता है कि सर्वर का जो हार्डवेयर जो होता है वो इंडिकेट करता है कि आपकी ये हार्ड डिस्क का जो भी प्रोसेस जो है ट्रांसमिटिंग करने का, रीड राइट करना, या फिर हेडर खराब है, या हार्ड डिस्क का कोई प्रोग्राम खराब, या कोई ड्राइवर खराब है, ऑलमोस्ट कुल मिला के वो हार्ड डिस्क खराब हो गई है, तो वो इंडिकेट करता है कि ये जो है आपका डेटा रिकवर करने की कोशिश करो। तो वो रिकवर करने के लिए आपके पास ऑलमोस्ट 2 घंटे या 1 घंटे होते हैं। फिर आगे जाके वो और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, और ज़्यादा जो है वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसा ना, इस वजह से बहुत सारी ऐसी टेक्निक आती है कैसे हम जो है डेटा को रिकवर करते हैं, लेकिन ऐसा आपके अंदर ना हो इससे पहले ये कुछ जो है सिस्टम्स के अंदर आप ये सिक्योरिटी पहले रख के। ओके, तो जितने भी सर्वर होते हैं, रैक सर्वर हो या फिर टावर सर्वर हो, मिनिमम 2 हार्ड डिस्क रखे। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि क्लोनिंग कैसे होती है जो हम हार्ड डिस्क के अंदर जो भी चेंजिंग वगैरह करते हैं। ओके, तो सर्वर्स के अंदर जितने भी हमारा डेटा होता है या फिर डेडिकेटेड हमारे सर्वर्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली उस हार्ड डिस्क की डेटा के ऊपर जो है वो बैकअप लेते रहते हैं। ओके, और अगर ध्यान से देखोगे कि मैं ऐसा मान के चलो कि आज मंडे का टाइम है, और मंडे के अंदर आपने शाम 4 बजे आपका बैकअप शुरू होगा, तो वो जो बैकअप चलता है आपकी 12 मिनट या 15 मिनट, अच्छा हार्डवेयर है तो फिर वो 5 मिनट के अंदर 10 मिनट में वो कॉपी कर लेता है डेटा। तो जो पुराना डेटा है वो ऑटोमेटिक वो डिलीट कर देगा और नया बैकअप रखेगा। इससे होता क्या है कि आपकी जो साइज़ जो होती है हार्ड डिस्क की वो मेंटेन रहती है। ओके, दूसरा बैकअप ऐसा होता है कि ओवरराइट बैकअप होता है। जो नई नई फाइल रहेगी वो तो रहेगी, लेकिन जो पुरानी फाइल है इसके ऊपर ओवरराइट लगना शुरू हो जाता है। इससे भी आपके पास बैकअप होती है। ओके, और कुछ ऐसे हम प्रोग्राम स्क्रिप्ट भी बनाते हैं जिसके अंदर आपको जो है एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिटिंग करते वक्त, लेकिन ये जितने भी बैकअप है वो आपको सेलेक्ट करने होते हैं मैन्युअली, और कुछ ऐसे ऑटोमेटिकली थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी आते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में वायरस होने के चांसेस होते हैं। तो सर्वर खुद ही हमें जो है फैसिलिटी हमें देता है। ओके, तो जब हम इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉलेशन करने से पहले मैं हार्डवेयर की पूरी परफेक्ट नॉलेज जो है मैं दे चुका हूँ सर्वर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट के अंदर। दूसरा मेन चीज़ की जब इंस्टॉलेशन करने से पहले कुछ चीज़ों के ऊपर को ध्यान में बताऊँगा कि यह चीज़ करनी ही पड़ेगी, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें हैं मैंने आपको समझा दी है। ओके, अभी ये जो है हम जो भी पढ़ेंगे ये सिर्फ हमारे सर्वर्स का सॉफ्टवेयर और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स स्टार्ट करने के लिए। तो सर्वर को इंस्टॉल करना है तो इतना इजी नहीं होता है। ओके, ये कोई नॉर्मली हमारा मशीन नहीं होता, पूरा डेटा इसी के ऊपर होता है, पूरा नेटवर्क इसी के ऊपर होता है, पूरा कम्युनिकेशन इसके ऊपर होता है। अगर एक बार ये बिगड़ा और दूसरा आपके पास उसके कोई ऑप्शन नहीं है तो समझ लो कि वो डैमेज हो जाएगा आपका सर्वर। ओके, मतलब कि यूज़फुल होने की बात तो दूर है, वो काम भी नहीं आपका होगा। ओके,
तो नेक्स्ट वीडियो में यही से मैं शुरू करूँगा। हम आगे जाके देखेंगे कि किस तरह से हमें सर्वर्स बनाना है, किस तरह से यूज़ करना है। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। हम इसी वीडियो से शुरू करेंगे, तो थैंक यू। जैसे थे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, या बेसिकली और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोडिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैं बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट पर जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, so thanks for watching my video. Have a nice day. Next time I will continue new topic. मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।